अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू चारण सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद ममता पारिक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतुल जी कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ से प्रेम आनंद जी मिश्रा, मैं आप दोनों का बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पहली बार आगमन के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा से जुड़े हुए दो ऐसे व्यक्ति, तो महात्मा गांधी जी ने जिस संस्थान की स्थापना की और जो आज आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1905 में स्वदेशी का आंदोलन के नाम से शुरू की थी। मुझे लगता है उसी का ये नया संस्करण हमारे सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में आया है। चलो देर से ही सही, आखिर आया तो सही कि अगर महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक गांव स्वावलंबन नहीं होगा तब तक देश स्वावलंबी नहीं हो सकता, और जो शहर है वो गांव पे निर्भर होने चाहिए, गांव शहरों पे निर्भर नहीं होने चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि आज इतने सालों बाद जाके हमारी व्यवस्था को भी समझ में आई, और विशेषकर कोविड के टाइम में जब ये देखा कि बहुत से मजदूर बड़े बड़े शहरों से निकल के अपने गाँवों की तरफ भागे, और पता लगा कि ये जो मजदूर है कोई आसपास के गांव के नहीं है, किसी दूसरे राज्य से सिर्फ मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गए हैं। तो इससे कोई भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक व्यक्ति को अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य छोड़ के अगर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो इससे बढ़कर हमारी अर्थव्यवस्था और उस दिशा के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि सोचा कि अगर जब तक हमारा गांव में बैठा व्यक्ति कम से कम उसको मिनिमम आवश्यकता है, जो न्यूनतम उसकी जरूरत है, उसका उस व्यवस्था का उत्तर तो उसको वही मिल जाना चाहिए, वो व्यवस्था तो उसको वही मिल जानी चाहिए। यही सोच के ये लागू किया गया। और जब इसमें शिक्षा की भूमिका को देखें तो मुझे लगता है कि शिक्षा की तो महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा इतने वर्षों से जिस रूप से जो हमको शिक्षा दी जा रही है, उसके माध्यम से यही बताया जा रहा है कि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आप इस वर्तमान जो काम कर रहे हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी। इस तरह का भाव पैदा किया गया है कि वर्तमान काम, चाहे वो खेती है, पशुपालन है, दुकानदारी है, यहाँ तक कि एक अच्छा शोरूम चलाने वाला, शहर में शोरूम चलाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के और उसको ये उम्मीद रखता है कि वो यहाँ से कहीं और जाके नौकरी करेगा। यानी हमने इस पूरे समाज की व्यवस्था को उसको जारी रखने की बजाय, उसको और समृद्ध करने की बजाय ये दिशा दिया कि आपके लिए कोई और नौकरी देगा, आप कहीं और जाके नौकर बने। इससे बड़ी भयावह स्थिति नहीं हो सकती। और इस शिक्षा की स्थिति को मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। और शिक्षा की अगर स्थिति बदलती है तो निश्चित रूप से स्वावलंबन अपने आप आने वाला है। मैं मेरे आसपास बहुत से लोगों को देखता हूं, जिस बाड़मेर जैसलमेर से मैं आता हूं, बहुत से बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, मूल रूप से कारण यही रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो शहर में जाके पढ़ सके। उन बच्चों ने अपना कुछ कामकाज किया, जैसे कुछ बच्चों ने सुथार का काम करना सीख लिया, कुछ बच्चों ने शहर में जाके पेंटर का काम सीख लिया। वो बच्चे अभी शहर में जाके उसमें जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा था, जैसे कोई 10वीं 12वीं पास था, वो वहां जाके फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उससे थोड़ा सा अच्छा था, वो वहां का इंटीरियर डेकोरेटर बन गया। यानी उसने जो भी उसके पास शिक्षा थी, शिक्षा को अपने काम को उन्नत करने में उपयोग किया, न कि बीए एमए करते करते 30-32 साल तक यही सोच के लगा रहा कि मुझे कोई और नौकरी देगा, और 30-32 साल के बाद वापिस अपने गांव में आया तो न तो अपना गांव का काम करने लायक बचा हुआ है, न शिक्षा के माध्यम से कुछ हासिल करने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये शिक्षा की स्थिति है, उसको बदलने की जरूरत है। और संभवतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको दिशा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी शिक्षकों की और सभी विश्वविद्यालयों की, जो इसके प्लानर है और इम्प्लीमेंटर्स है। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जो इसके इम्प्लीमेंटर्स है, क्रियान्वित करने वाले हैं, और क्रियान्वयन करने वालों में हो सकता है वाइस चांसलर का कुछ रोल रहा होगा, कुछ रोल रहेगा, कि महत्वपूर्ण रोल रहेगा हमारे शिक्षकों का। जब तक शिक्षक ये ठान नहीं ले कि शिक्षा की दिशा क्या होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।
क्योंकि अच्छा काम करने के लिए शिक्षक को कभी किसी ने नहीं रोका, कोई सरकार नहीं रोकती, कोई व्यवस्था नहीं रोकती, कोई उसका पड़ोसी नहीं रोकता, कोई राजनीतिक नहीं रोकता। अच्छा काम करने के लिए, अच्छा दिशा के लिए हमेशा स्वागत है। और आपकी शिक्षा नीति भी उसको समर्थन कर रही है, समर्थन भी नहीं करे, उसको बढ़ावा दे रही। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों की दिशा को बदलने की जरूरत है। इस नाते मैं निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी को बताना चाहूंगा कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस मन स्थिति को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। जब मैं मन स्थिति बदलने की बात करता हूं तो मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि हमारा समाज में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी उत्तरदायित्व क्या है समाज के लिए। अगर हम इस धरती पे जो हम आए हैं तो क्या हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए हैं? तो इस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मानवीय शिक्षा, मानवीय मूल्यों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से लागू किया है। और जब निष्ठा से लागू करने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ से ये कहना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज के हर शिक्षक ने इस शिक्षा को वर्कशॉप के माध्यम से 8 दिन के लगातार वर्कशॉप के माध्यम से समझा है कि उसकी भूमिका क्या है, उसकी समाज में क्या भूमिका है, और इस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए, और इससे भी ऊपर जाके मैं कहना चाहूंगा कि उसके सदुपयोग करने के लिए उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है। आज संरक्षण और संवर्धन की सभी लोग बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की माना मेरी जीवन शैली है, मैं 5 पेड़ लगा भी लूं और मेरे भी जीवन शैली की वजह से कहीं और 100 पेड़ कटते होंगे, क्योंकि हमको जो भी व्यवस्था मिलती है प्रकृति से मिलती है। पेड़ कटो चाहे संसाधन का दोहन होता हो, तो जब तक सदुपयोग का भाव नहीं आएगा तब तक प्रकृति का संरक्षण भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल हमारे हर शिक्षक ने जाना है। और मुझे बताते हुए कि मैं माननीय अतुल जी को बताना चाहूंगा कि अब तक इस तरह के कार्यशाला से 600 शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली है 8 दिन की कार्यशाला, और वो सभी शिक्षक पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को इस बात को बता रहे हैं। और इस कोविड के समय उन्होंने 5 दिन की लगातार इसी कार्यशाला के माध्यम से एवरीडे 3 घंटे से और इस विषय को बच्चों को समझाया है कि उसकी घर में क्या जिम्मेवारी है, कि घर में वो अच्छा संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है, घर से हटकर पड़ोसी से, अपने गांव से, यानी मनुष्य से मनुष्य के साथ संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है, और फिर प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है। और इन तीनों के साथ संबंध पूर्वक रहने के लिए वो व्यक्ति के रूप में अपने आप में वो शरीर है या मैं है, मन है, इन दोनों की आवश्यकताओं को समझ के कैसे संपूर्णता से रह सकते हैं, इस विषय को ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया। और पहली ही कार्यशाला 250 की कार्यशाला के बाद में इतने अच्छे अनुभव आए, उनके माता पिता ने भी इस कार्यशाला को ज्वाइन किया, उनके छोटे बड़े भाई बहन ने भी उसमें शामिल हुए। इतने अच्छे उसके परिणाम आए कि अब तक लगभग हम 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका कार्यशाला को करा चुके हैं। और मैं इसके लिए मेरे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये वो शिक्षक थे जो चूंकि खुद कार्यशाला करके आए थे, उन्होंने महसूस किया कि हमारी जिम्मेवारी सिर्फ चौक और बोर्ड तक नहीं है, हमारी भूमिका बहुत बड़ी है, हम पीढ़ी में परिवर्तन कर सकते हैं, नई पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं। और उन्हें रात दिन लग के इस विषय को, लोग कहते थे कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था, अब मुझे लगता है कि अगर मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी अगर ऑनलाइन से दी जा सकती है तो हर चीज ऑनलाइन से पढ़ाई जा सकती है। उन्होंने 5000 विद्यार्थियों को अब तक इसकी बात की प्रेरित किया है, प्रशिक्षित किया है। और अब आने वाले टाइम में ऐसा तय किया गया है कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रखना चाहिए जो इस तरह की कार्यशाला से नहीं निकला। और यहाँ तक भी तैयारी की है कि आने वाला जो बैच है, जो 1 नवंबर से आएगा और कुछ 15 अक्टूबर से आया, उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है कि पहले ही हफ्ता में उनको 1 हफ्ते की इसी कार्यशाला में निकले। मुझे लगता है कि मन स्थिति तैयार करने की जरूरत है कि हमारा विद्यार्थी जो है अंततः अपने जहां से आता है उसके आसपास सोचे कि मैं वहां अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। मुझे लगता है हम सभी विद्यार्थियों को यही शिक्षा देते हैं कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, बड़ा पैकेज लेना है। मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत से कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बड़ा पैकेज ले पाते हैं, बहुत से विद्यार्थी, जैसा अभी माननीय अतुल जी ने कहा कि बहुत से विद्यार्थी इसके काबिल ही नहीं होते कि वो कोई रोजगार पा सके। उसके लिए भी हमको अपने आप को जिम्मेवार मानना चाहिए कि हमने उसको दिशा सही नहीं दी। उसको कहते हैं कि तुम्हारे आसपास गांव में हजारों समस्या है, तुम्हारे मोहल्ले की हजारों समस्या है, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने उनको इसे सदी होती तो निश्चित रूप से अपने भागीदारी तय करते और अपने आप को उपयोगी साबित भी कर सकते थे। इसी की कड़ी में हमने ये उनका मनस्थिति बदलने के साथ में दूसरा जो काम किया है कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल शुरू किया है।
उसके माध्यम से बच्चों से हमने प्रोजेक्ट मांगे कि आपके आसपास क्या समस्या है जिसका समाधान आप सोच के ठीक कर सकते हो। मुझे बताते बहुत अच्छा लगा कि माननीय अनिल गुप्ता जी IIM अहमदाबाद से वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया और पहले ही आह्वान में 500 प्रोजेक्ट हमारे पास आए। माना 500 आइडिया वायबल नहीं थे, उसको हम ऑफिस टीचर के साथ मिलकर ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत अच्छे वायबल आइडियाज थे जो उनके साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे। और मैं सबसे बड़ा जो इसमें देखता हूं कि बच्चों ने कम से कम अपने आसपास सोचना शुरू किया, अपने पास के लोगों के बारे में सोचना शुरू करे, अपने गांव मोहल्ले के बारे में सोचना शुरू किया, तो निश्चित रूप से वहां से कुछ समाधान भी निकलने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो हमने ग्रामीण उद्यमिता का प्रकोष्ठ शुरू किया है, इसके लिए भी हमने एक कार्य योजना अपने मन में रखी है कि क्योंकि आधा राजस्थान बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के डोमेन में आता है, तो आधे राजस्थान का जब आता है तो जहां जहां हमारा कॉलेज है, हमसे एफिलिएटेड कॉलेज है, उनके लिए हमने ऐसी कार्य योजना तय की कि वो वहां के लोगों का सर्वे करे। जिस तरह से मैं चर्चा भी कर रहा था कि जैसे आत्मनिर्भर कानपुर की बात चली, तो वो किस तरह का सर्वे चाहिए, काम मांगने वाले कौन लोग हैं, काम देने वाले कौन लोग हैं, किस काम की आवश्यकता है, क्या नए काम शुरू हो सकते हैं। तो हर एक विद्यालय को इस तरह की हमें टास्क देने वाले हैं और इस टास्क के बाद में उन बच्चों को जोड़ के कि बच्चे उसमें प्रोजेक्ट के रूप में क्या प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाने की भी सोच रहे हैं, ताकि फर्स्ट ईयर के बाद जो ट्रेनिंग होती है, सेकेंड ईयर के बाद में ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग ऐसी प्रोजेक्ट भी वो ट्रेनिंग करे और उसमें से कोई न कोई समाधान निकाले, नया इनोवेशन करें, नया समाधान निकाले। उसमें ये भी सोचते हैं कि नए इनोवेशन में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जो आराम से जिसको अडेप्ट कर सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, इस माध्यम से हमने उसको जोड़ने की हमारी इच्छा है, ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसा ही हमने एक MOU महात्मा गांधी काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ किया है और उनके साथ मिलकर भी इस तरह के विषयों को गांव के लोगों के साथ लेने वाले हैं। इसी तरह का एक है, हमने MOU फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO के साथ किया है। ऐसा ही एक MOU हमने MSME एसोसिएशन के साथ किया है और उनके थ्रू भी रूरल एंटरप्रेन्योर को भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान का जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है, उनके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो काम किया हमने, आज का जो समापन है और उनकी हमारी बात होगी, उनके साथ भी हम ऐसा MOU करने जा रहे हैं। इन सब ये योजनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा विद्यार्थी सबसे पहले उसके मन में भाव आए कि जहां से वो आया है उसको उसके लिए कुछ करना है, और जब वो ये भाव उनमें पैदा हो जाएगा, मैं समझता हूँ यही शिक्षा का प्रमुख दायरा यही है कि उन लोगों के मन को भाव को बना सके। और टेक्निकल एजुकेशन होने के नाते उनमें से जो प्रोजेक्ट निकलते हैं वो निश्चित रूप से उनके किसानों के काम आने वाले हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ कि जब राजस्थान के बारे में बात आती है तो हमेशा वाटर कंजर्वेशन की बात आती है। मैं जिस जगह से आता हूँ, बाड़मेर के जिले से, जहां मैंने देखा है कि हमने तालाब का पानी पिया है और लगभग 12 महीने जो पानी इकट्ठा किया होता है उसी पानी को पीते आए हैं। मैं पिछले 15 साल को छोड़ दूं तो उससे पहले तक ऐसी व्यवस्था से पानी पीते थे। अभी भी बहुत से लोग पानी पीते हैं। वाटर कंजर्वेशन के नाम से अभी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि जो पानी छत का है वो किसी पाइप के माध्यम से आप अंडरग्राउंड पे भेज देंगे ताकि ग्राउंड रिचार्ज हो जाए। मुझे मन में आता है कि जब पहले सभी लोग पानी को इस ग्राउंड में भेजने की बजाय उस पानी को इकट्ठा करते थे, एक वाटर टैंक में इकट्ठा करते थे और उसको पीते थे। अब कभी कभी तो सरकार इस तरह की घोषणा भी करती है कि गांव में हम एक कम्युनिटी RO लगा देंगे और 1 रुपए में आपको घड़ा भर देंगे। मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी RO की अगर हम आदत डाल देंगे तो ये सस्टेनेबल भी नहीं। जो पानी हम पीते थे और बरसों से पीढ़ियों से पीते आ रहे थे, उसको हमने कहा ग्राउंड में डाल दो, ग्राउंड रिचार्ज कितना होगा, क्या होगा, और फिर उसको वापस निकालेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर पिएंगे। मैंने अपने इस विश्वविद्यालय में एक अनुभव किया है और एक प्रयोग करने जा रहा हूँ कि 2 हॉस्टल की छत से जितना भी पानी आ रहा है उसको हमने एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया, उसमें इकट्ठा किया है। एक कैफेटेरिया नया बनाया है, उससे जितना भी पानी आता है उसको अलग इकट्ठा किया है, टैंके को प्रॉपरली उसको ढक के रखा, साफ पानी है, और उसके पानी को मैंने पीना शुरू किया है। सबसे पहले मैं खुद पी रहा हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग पी रहे हैं, और उसको हमने टेस्ट किया है कि जो पोर्टेबल वाटर की क्वालिटी होती है, जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से उसके क्या पैरामीटर, हर सप्ताह उसके पैरामीटर को हम चेक करें, उस पैरामीटर के हिसाब से कितने दिनों तक वो पानी पीने योग्य है।
और उसके बाद में क्या मिनिमम ट्रीटमेंट देने के बाद में वो पानी पीने योग्य बन सकता है, और कितने महीनों बाद या कितने दिनों बाद वो पीने योग्य नहीं बचेगा ट्रीटमेंट देने के बाद में, तब उसको पेड़ पौधों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रयोग एक बहुत बड़ा व्यापक गांव में, और जितनी व्यवस्था हमारे आसपास पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है, मैं समझता हूँ मैंने जो व्यवस्था देखी कि एक कुआं था, पूरा गांव पानी पीता था, आज उसी कुएं का पानी बह बह के पास में तालाब बन गया है, लेकिन उसको कोई संभालने वाला लोग नहीं है, वही पीढ़ी अभी बैठी है। शायद इसी वजह से कि उन्होंने महसूस किया कि हमारा नहीं है, सरकार का काम है, सरकार करेगी। मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से इस दिशा को बदलने की जरूरत है, और हमने इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए MBA एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी शुरू किया है, ताकि विद्यार्थी अल्टीमेटली जुड़ के और गांव से जुड़े और गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। तो भारत गांव का देश है, ऐसा नारा तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन हम जब दिशा बदली है कि हर व्यक्ति गांव से ट्रांसपोर्ट होके और शहर में जा रहा है, जबकि जरूरत तो ये थी कि गांव का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था। और मुझे सिर्फ एक योजना याद आती है जिसकी कितना परिवर्तन हो सकता है सरकार की योजना से। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना दी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उस योजना के बाद में गांव की कायाकल्प हो गई। गांव की चीज जो तुरंत शहर नहीं पहुंच सकती थी, पहुंचने लगी। शहर की चीज गांव में आने लग गई। एक ही योजना में अगर मैं कल्पना करूं कि ये योजना अगर 1950 में लागू की होती और हमारा सारा जो विकास की दिशा थी अगर गांव की तरफ मोड़ी होती, तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से गांव का व्यक्ति अपना सारा कुछ पौराणिक पारंपरिक कामकाज छोड़ के बेरोजगार हुआ जा रहा है, वो बेरोजगार नहीं होता। उन्होंने दूसरी एक योजना दी थी नदियों को जोड़ने की। अगर नदियों को जोड़ा गया होता तो हमारा आज कोई किसान मजदूर नहीं बनता। मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी दिशा दे सकती है, और वर्तमान में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, निश्चित रूप से यही दिशा होने वाले है कि गांव की तरफ ही विकास की दिशा जाने वाली है। ऐसे में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो लोगों को जन जागरण कर सकता है, अपने करिकुलम में बदलाव करके विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित कर सकता है और उनके लिए आगे काम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है। नए इनोवेशन के माध्यम से गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है, सामान्य टेक्नोलॉजी से अच्छा काम कर सकता है। इस दिशा में सभी विश्वविद्यालय जो प्रयास करेंगे, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अपना प्रयास कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस कार्यक्रम को किया और आप लोगों का उसमें सहभागिता हुई। मैं आपका बहुत बहुत बार फिर अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक एकेडमिशियन होने के नाते हम आपके नेतृत्व में जो कर रहे हैं, और हम आश्वासन भी दिलाते हैं, चूंकि विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के, कि हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में हम अपना योगदान दे सके शिक्षक होने के नाते, और विद्यार्थियों को इस अभियान में हम जोड़ सके। तो मैं कार्यक्रम को अंतिम तौर पे ले जाती हूँ धन्यवाद ज्ञापन की ओर। मैं आभारी हूँ श्री अतुल कोठारी जी सर की, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए, और उन्हें बहुत ही प्रेरणादायी अपने विचारों द्वारा उत्साहित किया आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए। मैं आभारी हूँ श्री प्रेमानंद मिश्रा जी सर की, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और अपने गांधीयन विचारों द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर HD चारण सर की, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें। थैंक यू आयन सिंह सर, और सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद। और सर, ये कार्यक्रम का अंत जरूर है, लेकिन हमारे मिशन का आगाज है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय पूरी तरीके से इस मिशन में अपना पूर्ण रूप से योगदान देगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं, 8000 विद्यार्थी और 42 कॉलेजेस, सभी साथ मिलके हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो शीघ्र ही हम वापस कामना करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और बीच बीच में अपना समय हमें देते रहें और मार्गदर्शन करते रहें हमारा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।